मैंने कहा था फिजिक्स के अंदर स्कैटरिंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। स्कैटरिंग की मिसाल बिल्कुल अंधे की छड़ी की है। अब अगर किसी अंधे को आप देखते हैं तो वो अपनी छड़ी को जमीन पे टकराता है और वो जज करता है इससे कि यहाँ क्या चीज है। वो देखता नहीं है उस चीज को, वो उस चीज से अपनी छड़ी को टकराने से जो है वो इंफॉर्मेशन लेता है कि ये चीज क्या है, लोहे की चीज है, लकड़ी है या फिर नरम जमीन है, कुछ भी है, पानी है। ये जो चीजें हैं ये फिर अब मसला ये है कि जब उसने छड़ी टकराई तो उसके जो चीज उस तक इंफॉर्मेशन लेके आई, छड़ी को टकराना एक इवेंट था, वो अकर हुआ था और उससे फ्यूचर के टाइम में उसने वो इवेंट सुना था, यही किया ना उसने। इसका मतलब है इवेंट के अकर होने और इवेंट को डिटेक्ट करने का वक्त जो है वो मुख्तलिफ है। इवेंट हमेशा माजी में होता है और मुस्तकबिल में वो डिटेक्ट होता है। हम ये कहते हैं कि इंटरैक्शंस करने के लिए सबसे पहले हमने जो चीज चूज की थी वो नॉन रिलेटिविस्टिक प्रोपेगेटर्स थे, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल था। हमने कहा था फर्ज करते हैं पार्टिकल वो फार इन द पास्ट कहीं प्रिपेयर हुआ, वो आ रहा था, फ्री पार्टिकल था। फ्री पार्टिकल का सबसे बड़ा फायदा है कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, लेकिन हमने बहुत थोड़ी देर के लिए उसके रास्ते में एक जगह पे पोटेंशियल को ऑन किया, बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दिया। तो जो ही वो वहां से गुजरा उससे कोई चीज उसने महसूस की, वो उस थोड़े से टाइम के लिए फ्री पार्टिकल नहीं रहा था। उसके बाद वो वापस अपनी एनर्जी मोमेंटम या अपनी पोजीशन को तब्दील करके वक्त के साथ आगे चल रहा। अब इसका मतलब है मैं उसे रास्ते में अगर मैं मुख्तलिफ पोटेंशियल से लगाता जाऊं तो मुख्तलिफ जगहों से वो उसके साथ उससे फोर्स फील करेगा और अपने पाथ अपनी ट्रेजेक्टरी को चेंज करेगा। सवाल ये पैदा होता है कि जब मैं पोटेंशियल को कंटिन्यूअसली ऑन रखे रहता तो मैं कैलकुलेशन कर ही ना पाता, क्योंकि ये फ्री पार्टिकल एक बाउंड पार्टिकल बन गया था। लास्ट लेक्चर में जो चीज मैं सोच रहा था एंड पे बोलूंगा, आज वो मैं शुरू में ही बोल रहा हूँ। जितनी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ इसमें मैं फ्री पार्टिकल को एंड तक ये मान के चलूंगा कि इनसे इंटरेक्शन के बाद वो फ्री रहता है, बट देयर आर द चांसेस कि वो पार्टिकल बाउंड भी हो जाए, वो उस पोटेंशियल में आए और उस पोटेंशियल से फिर निकल ना पाए। लो एनर्जी के ऊपर अगर आप एक इलेक्ट्रॉन को एक एटम पे फेंकते हैं और अगर न्यूक्लियस का नंबर ज्यादा है, चार्ज नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, तो वो इलेक्ट्रॉन को भागने नहीं देगा। अगर वो स्लो है वो आएगा, उसको कैप्चर कर लेगा और अपने अंदर ही उसको, अगर उसके पास जगह है, वरना वो ये भी कर सकता है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसको निकाल दे और वो उसकी जगह ले ले, डिपेंडिंग अपॉन दी एनर्जी। ऐसी कोई फिजिक्स मैं नहीं डिस्कस कर रहा, इट इज इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, लेकिन उसका ना तो वक्त है और ना वो मेरी टू डू लिस्ट के अंदर है। लेकिन ये प्रॉब्लम भी किया जा सकते हैं, ये प्रॉब्लम करना मुश्किल काम नहीं है। समटाइम्स हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होता है, और न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं, हम पोटेंशियल की मुख्तलिफ वैल्यू को लेते हैं, वो मुख्तलिफ बिहेवियर लेते हैं पोटेंशियल के, कि इस रीजन में इस तरह बिहेव कर रहा है, इसके बाद तकरीबन एक्सपोनेंशियली कहीं पोटेंशियल है, एंड देन वी कैन सॉल्व इट। या फिर फॉर एग्जांपल फर्मी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेके न्यूक्लियस की और मुख्तलिफ किस्म की चार्ज डेंसिटीज लेके पोटेंशियल की हम इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है जैसे एक फ्री पार्टिकल अगर बाउंड पोटेंशियल में आता है तो उसके डिराक सॉल्यूशंस बनना शुरू होते हैं, एंड यू कैन सॉल्व द डिराक इक्वेशन फॉर अ बाउंड स्टेट, यू कैन सॉल्व द क्लाइंड ऑर्डर इक्वेशन फॉर अ बाउंड स्टेट। सो ऐसे प्रॉब्लम मैं नहीं कर रहा। तो मेरी क्या फिजिक्स है, इट्स द फ्री बैक इन द पास्ट, इट इज फ्री फॉर इन द फ्यूचर। एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन मैं नहीं कुछ कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि मैं पता है जब कोई चीज इंटरैक्ट कर रही होगी तो उसका एनर्जी मोमेंटम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा होगा। इट मींस इट्स पोजीशन, अगर वो उसकी पोजीशन चले, मैं अदर वे अराउंड कहता हूं, लेट मी से इट लाइक दिस, कि अगर वो पोटेंशियल के साथ इंटरैक्ट करता है, मुझे उसकी पोजीशन लोकलाइज हो गई है, तो मैं उसके मोमेंटम के बारे में फुली अनसर्टेन नहीं हूं। क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटिविस्टिक हो या नॉन रिलेटिविस्टिक हो, अनसर्टेनिटी प्रिवेल्स, अनसर्टेनिटी नजर आती है, अनसर्टेनिटी रहती है कैनोनिकल क्वांटिटीज के अंदर, एनर्जी पोजीशन में और मोमेंटम और एनर्जी और टाइम में और पोजीशन और मोमेंटम में। थैंक यू। तो इनको कहते हैं हम कि कैनोनिकल वेरिएबल है। तो लास्ट लेक्चर मैंने ये कहा था कि आपको कि
एक फ्री पार्टिकल आता है, वो पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है, और जो प्रोपेगेटर है वो ग्रीन्स फंक्शन है। जो नहीं करना मैं वो आपको बता देता हूं, जो मैं चाहूंगा कि आप जरूर करें। ग्रीन्स फंक्शन में आज आपको निकलवा दूंगा, प्रोपेगेटर करना जो भी उसका नाम देना है निकाल दूंगा आपको। उसकी कंटूर इंटीग्रेशन आपने खुद करनी है फॉर द नॉन रिलेटिविस्टिक। मैं उससे जरा मुश्किल केस करूंगा जो रिलेटिविस्टिक होगा। आप नहीं भी करेंगे नॉन रिलेटिविस्टिक, कोई बात नहीं, रिलेटिविस्टिक वाले से ही आपको पता चल जाएगा नॉन रिलेटिविस्टिक क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं रिलेटिविस्टिक कंटूर इंटीग्रेशन करूंगा और प्रोपेगेटर निकालूंगा अगले, आज और इससे अगले लेक्चर में। दो किस्म के प्रोपेगेटर हम इस कोर्स में निकालेंगे। तीसरा मैं इंट्यूशन से लिख दूंगा कि ये होना चाहिए, उसको मैं निकालूंगा नहीं, मैं इंट्यूटिवली बता दूंगा कि ये होगा तीसरा प्रोपेगेटर। मैं स्पिन 0 के लिए भी निकालूंगा और स्पिन हाफ के लिए भी निकालूंगा, स्पिन 1 के लिए डायरेक्टली लिख दूंगा कि क्या, बस जस्ट इंट्यूशन से। तो अगले जो 2 से 2 लेक्चर हैं उनमें हम ये करेंगे, 2 से 3 जितने भी लग जाते हैं, फिर एस्थमेटिक्स करेंगे एंड देन एप्लीकेशन। कोई सवाल यहां तक किसी का जो पिछली दफा किया उस सिलसिले में, अगर प्लीज किसी का कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सारा लेक्चर मैं रिपीट नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मेन स्टेप्स जो लास्ट लेक्चर में मेन स्टेप लिखा था वो लिखूंगा, और ऑटोमेटिकली पूरा लेक्चर पिछला ट्रेस आउट हो जाएगा। यानी उस एक स्टेप से मैं अपना सारा पिछला लेक्चर ट्रेस आउट कर दूंगा। मैं एक चीज लिख के लाया था, इसलिए लिख के लाया था कि इंडिसिजन मेरी बड़ी जानकारी हर दफा गलत किया मैंने। तो हम ये, अच्छा चलें थोड़ा सा और आपको मैं पहले बयान कर लेते हैं, फिर मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगा, वो इतना मुश्किल नहीं। हमने ये कहा था कि जो ग्रीन्स फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के, इंटीग्रल इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं विद द गिवन बाउंड्री कंडीशंस। अगर मुझे बाउंड्री कंडीशंस ना बताएं तो मैं सिस्टम के सॉल्यूशंस नहीं निकाल सकता। इसकी एक मिसाल थी कि अगर मैंने ग्रीन्स फंक्शन कंसीडर किया था पॉइसन इक्वेशन के लिए, याद आपको, और मैंने कहा था पॉइसन इक्वेशन का जो ग्रीन्स फंक्शन है, अगर मैं ये मान के चलूं कि वो सॉल्यूशन है उसका, तो राइट हैंड साइड पे कोई ऐसी चीज आनी चाहिए कि जब तक मैं इंटीग्रल ना लूं वो सॉल्यूशन ना निकले, और वो एक ही था, वो था डिराक डेल्टा फंक्शन। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं पॉइसन इक्वेशन फॉर ग्रीन्स फंक्शन लिखूं तो राइट हैंड साइड पे जो आंसर आएगा वो डिराक डेल्टा फंक्शन आएगा, जब उसे मैं सारी स्पेस पे इंटीग्रेट करूंगा, और स्पेस वो पॉइंट कंटेन करेगी जिस पे डेल्टा फंक्शन इनफाइनाइट, वो पॉइंट कंटेन करे जिस पे डेल्टा फंक्शन पीक करता है, तब उसका आंसर 1 होगा। अगर उससे पहले या उसके बाद इंटीग्रेट करते रहेंगे तो दे आर नॉट द वैलिड बाउंड्री कंडीशन। तो मैंने जस्टिफाई किया कि वी नीड द वैलिड बाउंड्री कंडीशंस आल्सो। ठीक है, फिर मैंने कहा था बिल्कुल ऐसा ही मैं ग्रीन्स फंक्शन निकालूंगा, और मैंने साबित किया था लास्ट लेक्चर में कि एक फ्री पार्टिकल के वेव फंक्शन को आप ग्रीन्स फंक्शन के साथ ज़रब देके इंटीग्रेट करके ओवर एंटायर स्पेस लिख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक चार्ज डेंसिटी को एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में लिखा जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग इट्स विद सम डेंसिटी जो कि डेल्टा फंक्शन है। और अगर रो ऑफ एक्स को लिख सकते हैं आप e टाइम्स डेल्टा क्यूब एक्स। अब अगर दोनों तरफ आप डी क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करें तो इधर का चार्ज जो है वो उधर के पॉइंट चार्ज के बराबर आ जाएगा, जो डिस्क्रीट चार्ज था मेरे पास। तो बिल्कुल ऐसा ही मैंने कहा था मैं फ्री पार्टिकल के लिए करूंगा। अब कोई सवाल हो अगर आपका तो प्लीज। पंखा चलाना है, चला लो, गर्मी लग रही है, चला लो। कोई सवाल अगर प्लीज हो तो चलिए, किसी का कोई सवाल नहीं? आप लोगों में से जो हाँ हाँ तो आपने एमएमपी में किए होंगे, एग्जैक्ट वो काम आज खत्म हो जाएगा एमएमपी वाला, ठीक है वो खत्म हो जाएगा आज। डेफिनेशन तो वही है। मुझे खुशी होती है अगर आप कहते हैं जो मैं क्वांटम मैकेनिक्स में, फिर मेरा दिल ना टूटता। एग्जैक्टली दिस इज अ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। एग्जैक्टली, कभी बिल्कुल सही। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है क्या थी? हम कहते थे इंस्टेड ऑफ परटर्बेशन लेट्स हैव द डिफरेंस। थोड़े थोड़े उसको ना झटके लगाते हैं, जिस तरह नहीं होता कि सुबह सुबह आप सोए होते हैं तो वालदा पूरा नहीं जगाती, आके मार के फिर आगे चले जाते हैं, जैसे फ्री सो रहे थे वैसे फ्री ही रहते हैं। लेकिन जब उठा के बिठा देती है ना बॉर्न अप्रोक्सीमेशन नो है ना, कोई वैलिडिटी नहीं रहती ना। तो ये बिल्कुल बॉर्न अप्रोक्सीमेशन है। हमने की थी लास्ट लेक्चर में, किसी ने इसका जिक्र भी किया था, जुनेद
तो मैंने क्या किया था, मैंने कहा था कि मैं जितने पोटेंशियल से पार्टिकल को झटके दूंगा, मैंने कहा था कि एक फंक्शन, वेव फंक्शन मान लीजिए, वेव एक फंक्शन है साई जो पोजीशन और टाइम का है, 3 डायमेंशनल पोजीशन एंड टाइम। मैंने क्यों 4 डायमेंशनली लिखी थी? इसलिए कि मैं नॉन रिलेटिविस्टिक लिख रहा था, इसलिए एक्स और टी को ज्यादा लिखा था। अदरवाइज मैं एक्स लिख सकता था जो कि 4x था, जिसमें पोजीशन ऑफ टाइम थी, जो मुझे जुनेद ने कहा कि आपको लंबा काम क्यों कर रहे थे, लेकिन मैं कैटेगोरिकली अपने आप को नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में रखना चाह रहा था। आज के लेक्चर में नोटेशन चेंज करूंगा। तो मैंने कहा था कि फाई को, मैं कह रहा था कि फाई में जब उसने इंटरैक्ट किया तो डेल्टा साई चेंज आया। तो साई में जो डेल्टा साई चेंज आया है वो डेल्टा साई कंटेन करता है उस पोटेंशियल के इफेक्ट को। मैंने पहले से कहा था कि पोटेंशियल को डेल्टा टी 1 टाइम के लिए ऐड करते हैं, वो थोड़ा टाइम है कंपेयर टू टी 1। फिर मैंने कहा तो उसी को डेल्टा टी 2 के लिए ऐड करते हैं। तो मैंने डेल्टा साई एक्स प्राइम टी प्राइम जो T2 वाला था उसके लिए लिखता हूं, और उससे सारी इसमें पिछला लेक्चर मैं उल्टा करके लेके चलता हूं, याद ध्यान नहीं मिल रहा। तो लास्ट लेक्चर में हमने लिखा था कि डेल्टा साई x2 फैक्टर, सॉरी x प्राइम t प्राइम अब x2 टाइम के लिए है, तो क्या होगा था d3x2 डेल्टा t। ये डेल्टा t2 वो डिस्क्रीट टाइम स्टेप था जिसके लिए आपने पोटेंशियल को ऑन किया था, इनटू g0। देखिएगा कैसे लिखना, लिखने का तरीका से सीख लें। x प्राइम t प्राइम ये वो है जहां पर आप पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं बाय यूजिंग द कलेक्शन जो यहां दी होती है। ठीक है, क्या मैंने कहा था कोसानी को के लिए सारे x वालों को इकट्ठा करके d क्यूब x पे इंटीग्रेट कर दिए, क्या दो ही x2 वाले सारों को इकट्ठा किया, x2 पे इंटीग्रेट कर दिया। अब ये डेल्टा 2 के करस्पॉन्डिंग चीज क्या आती थी, v ऑफ x2 t2। ये वो टाइम था जिसके लिए पोटेंशियल ऑन हुआ था, और साथ में सारा x2। अच्छा x2 दूसरा झटका है, दूसरा t2 सॉरी, इससे पहले t1 था और t पर कुछ नहीं था। इसका मतलब है अब मैं उल्टा काम करके जरा दिखाता हूं आपको। आपको याद, आप इसको लिख सकते थे कि मैंने इसको ऐसे भी लिखा था कि दिस इज इक्वल टू, आगे उल्टा हाथ खड़ा करना है कि मैंने कैसे लिखा है इसको। ठीक है, d क्यूब x डेल्टा 2, हालांकि कोई काम नहीं होगा, मैं वैसे ही आपको कह रहा हूं, d3x g0 x प्राइम t प्राइम x2 t2, यहां तक वो ही रखा है t2। अच्छा, सिर्फ आप इस d3x से परेशान ना होइएगा, ये एक एक्स्ट्रा लगाया है मैंने। क्यों लगाया है, आपको पता है ना, साई को फाई और डेल्टा साई x1 वाले की फॉर्म में लिख सकता हूं, एक और पिछले की फॉर्म में। ये अगर हाल है तो ये माजी की सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है, कोई चीज जाया नहीं हो रही ना गिवन बाउंड्री कंडीशन में, कोई लीकेज नहीं हो रही सिस्टम से। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता था, देखिएगा जरा, g0 ऑफ x2 t2 by giving the collection at xt। ठीक है ना, xt वाली सारी कलेक्शन को जमा किया और x2 t2 तक लाया, क्योंकि x2 t2 को रिप्लेस कर रहा हूं, प्लस इंटीग्रल d3x1। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, मुझे प्लीज जरा लिख लेने दें, g0 x2 t2 x1, देख के लिखने में बहुत बुरा t1, तो प्लीज अगर मैं पहले लिख लूं ना फिर मैं आपको x1 अभी तक सब कुछ ठीक लिखता हूं, g0 x1 t1 x3 ओके आ गया ना फ्री पार्टिकल वाला, आई थिंक आई हैव रिटन करेक्ट। जरा देखिए, आप लिखना फिलहाल छोड़ दें, 1-2 मिनट के लिए जरा गौर करें तो मैं बात आपसे कहा, लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल को 2 झटके, मैंने कहा कि एक पार्टिकल आया,
मुझे नहीं पता T1 के साथ उसके साथ क्या हो चुका है, मुझे फ्री ही मिला है दोबारा जो ही टाइम T1 प्लस डेल्टा T1 होता है, याद है आपको, मैंने कहा था वंस अगेन इट इज फ्री। अब मुझे वो फ्री मिला है सिर्फ x1 T1। अब जो आज जब आया वो x2 T2 पे, तो मैंने उसके लिए डेल्टा T2 टाइम के लिए पोटेंशियल को ऑन किया, तो फिर उसे झटका खाया और आगे चल पड़ा। मैंने उसके लिए, मुझे नहीं पता कि, मुझे ये पता है कि मैं किसी टाइम T प्राइम x प्राइम पे कैलकुलेट कर सकता हूं x2 T2 की वेव फंक्शन की मदद से, या जो भी स्टेट फंक्शन कुछ भी कह रहा है। लेकिन एक बंदा वो भी था जो कहता था, जो तुम्हें जो नजर आया ना वो पहले ही झटका खा चुका है जिंदगी में। तो मैं कहता हूं अच्छा चलो उसका भी हिसाब रखते हैं। तो किसी भी साई को आप फाई की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस ग्रीन्स फंक्शन। ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह रो ऑफ एक्स को लिख सकते हैं जी ऑफ एक्स एक्स प्राइम की फॉर्म में। क्यों? अगर आप इसको सारे एक्स में इंटीग्रेट करें दिस इनटू दिस, तो ये साई ऑफ एक्स फाई ऑफ x2 t2 बना है, क्योंकि हर साई में फाई भी मौजूद है, और क्योंकि आपको याद होगा मैंने कहा था कि साई जो है ना वो है फाई प्लस डेल्टा साई, याद है ना आपको? डेल्टा साई वो है जो चेंज होता है जब उसको पोटेंशियल से इंटरेक्ट करता है। तो ये होगी लीडिंग टर्म, ये वाली हर जगह के ऊपर एक लीडिंग टर्म होगी, और ये डोमिनेंट होगी। अगर वो थोड़े टाइम के लिए ऑन करें तो डेल्टा साइज इग्नोरेबली स्मॉल कंपेयर टू 5, ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में जब शूटिंग को इग्नोर किया था। तो ये पहली टर्म होगी। अब ये हुआ है जिसका नॉलेज आपके पास था, आपने कहा कि ये x1 t1 पे भी कहीं इंटरेक्ट कर चुका है। तो अब ये देखिए मैंने क्या किया, d क्यूब x1 डेल्टा t1 g0, क्यों? मुझे पता है सारे x1 वाले इकट्ठे करूं और x2 पे लेके जा सकता हूं उनकी वजह से। तो मैंने लिखा पोटेंशियल x1 पे था, सारे x1 वाले करेक्शन भी x2 t2 पे लेंगे, लेकिन x1 t1 से लेकर x3 तक भी मुझे लेके जाना है। क्यों? ओवरऑल तो यहाँ x3 है ना, तो सारी चीजें बैलेंस हो रही है। अगर आप देखें तो यही सेकंड ऑर्डर टर्म पर याद ना, एक फर्स्ट ऑर्डर टर्म थी, एक सेकंड ऑर्डर टर्म थी। परटर्बेशन नहीं करते थे हम, उससे डिफरेंट लेके चलते थे। सर नेचर आप किस तरह कह रहे हैं कि लिटरिंग की परटर्बेशन से डिफरेंट है? सिमिलरिटी होती है अगर नाइट टाइम के लिए परटर्बेशन भी ऑन करें तो। लेकिन परटर्बेशन में एक पैरामीटर होता है, एक्सटर्नल पैरामीटर होता है, सिर्फ आप मैथमेटिकल जिसको आप स्मॉल मान के चलते हैं, यहाँ कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है परटर्बेशन थ्योरी में सिर्फ ये था कि अगर यहाँ चार्ज होता और मैं कहता कि कपलिंग बहुत स्मॉल है, तो फिर मैं कहता कि जी वो कपलिंग मेरी एक्सटर्नल पैरामीटर। यहाँ पर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल पैरामीटर नहीं, सिर्फ एक्सटर्नल पोटेंशियल है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं इट इज जस्ट लाइक अ परटर्बेशन इन व्हील पोटेंशियल किसी स्मॉल पैरामीटर के अंदर। कोई सवाल निकालता है किसी का हो तो प्लीज पूछ लें। अच्छा आपको याद है कोई सवाल? आप लिखने का अंदाज समझ आ गया, देखें ऐसे याद रखें x1 t1 x1, हर vx1 t1 के साथ एक ग्रीन फंक्शन आएगा, और हर साई को फाई में बदलेंगे फिर भी एक ग्रीन फंक्शन आएगा। देख लें, आपने साई को फाई में बदला तो ग्रीन फंक्शन आया। तो ये ग्रीन फंक्शन साई को फाई में बदलने के लिए, और ये ग्रीन फंक्शन x1 t1 के लिए सेकंड ऑर्डर इन टाइम। आपको याद है कि अगर मैं लिखना चाहूं साई x प्राइम t प्राइम तो क्या होगा? साई ऑफ x प्राइम t प्राइम। आज पूरे बोर्ड पे लिखा है तो आपको अंदाजा हुआ कि बाकी नंबर है। दिस इज इक्वल टू पाई ऑफ x प्राइम t प्राइम प्लस डेल्टा साइया x प्राइम। अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए ना घर जाइए, ये t3 के लिए लिखिए, क्या आ जाएगा यहाँ पर x प्राइम t प्राइम x3 t3 vx3 t3, यहाँ पर साई x3 t3। अब आपको पता है कि मैंने आपको x2 t2 के लिए कहा था, उसके बाद वापस ये पुट कीजिएगा, देखिएगा सारा कुछ बैलेंस होगा। देखिए अब इसको मैं वंस अगेन इसको एक दफा रीड करना सिखा रहा हूं। x3 से x1 t1 पे गए, x1 t1 से एक झटका दिया, x2 t2 पे चले गए, x2 t2 से फिर एक झटका दिया, x प्राइम t प्राइम चले गए, क्योंकि अल्टीमेटली पहुंच गए ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो। कोई सवाल नहीं आता किसी का। अब मैं इसको पुट नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज के लिए और लिखूंगा इसको। इन प्रिंसिपल ना ये सारा कुछ आपको यहाँ पुट करना है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है
कि फाई ऑफ एक्स प्राइम्स के बाद ये सारी चीजें पुट कर, ठीक है नहीं, वो उसका वक्त नहीं है बस। लेकिन मैं क्यों ना एक काम करूं आपकी आसानी के लिए, इसी को n स्टेप्स के लिए कर दूं तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा अगर इसी को मैं n स्टेप्स के लिए कर दूं तो। सो ये तो अभी 2 झटके दिए ना। अच्छा एक और चीज सॉरी मुझे कहनी चाहिए, यहां पर t1 बड़ा है t से, t2 बड़ा है t1 से, और t प्राइम बड़ा है t2 से, यानी हर इवेंट के लिए कोई ना कोई माजी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर n सच स्टेप्स, अब ये स्टेप जरा गौर से देखिएगा, फॉर n सच, अगर आपने ये फॉलो कर लिया समझ ले पूरा लेक्चर फॉलो करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं। मैं वैसे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस करने के लिए कह रहा हूं। पहले तो एक काम करते हैं, एक चीज साई ऑफ एक्स प्राइम पी प्राइम को ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में कौन लिख पाएगा, इट इज इक्वल टू आई होता d3x g ऑफ x प्राइम t प्राइम x। अच्छा यूजुअली यहाँ t को 0 लिखा जाता था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमारे अपने कंट्रोल का टाइम है वो इनटू पाई x ऐसे लिखा जा सकता है। अब देखिएगा अमूमन बुक्स में यहाँ 0 लिख देते हैं ताकि t कोई इंटीग्रेशन नजर आए, लेकिन कोई बात है, ये फिक्स टाइम है तो क्या इंटीग्रेशन हो या ना हो, ऐसे लिख सकते थे ना, नहीं सॉरी नहीं होगा। अच्छा आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसको लिखना चाहूं खोल के एंड स्टेप्स के लिए कैसे लिख सकता हूं, कोई हाथ खड़ा करेगा तो बताएगा। पहले चलो पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए। पहला तो हो गया फ्री पार्टिकल का, अगला क्या होगा, अच्छा चलो फर्स्ट का हो गया, चलो समेशन अपन आई कर लेते हैं, ये सारे ऐड करूंगा, देखिए जरा तो एक दफा मुझे लिखने दें d3xi डेल्टा टी आई, बजाय इसके 1 करता आई क्यों रखा है इनटू g0 x प्राइम, हां बोले बोले शाबाश, xi xi ti लिख लेते हैं ना फिलहाल, उसी की बात जो है xi, आप ये कहेंगे xi ti, यही कह रहे हैं। और फिर यहां पर पोटेंशियल क्या होता है, यही कह रहे हैं। और क्या है फाई ऑफ एक्स आई प्लस अगली टर्म लिखवाएं, इसमें 2 समेशन आई जे विद आई इज ग्रेटर देन जे, आई ग्रेटर देन जे का मतलब क्या है, उसका टाइम बड़ा है जे से, क्या होगा। अच्छा वो डायग्राम्स आज मैंने नहीं बनाई, वो पिछले लेक्चर में मैंने बनाई थी स्कैटरिंग वाली, वो जाके देख लीजिए, चीज आई थी t1 पे। हम एक्चुअली कुछ इस तरह के डायग्राम बनाएंगे, एक मैं जल्दी से बना लेता हूँ, जो लोग पिछले लेक्चर में नहीं थे, इधर टाइम था इधर x था, तो हमने कहा था पहली टर्म ये रिप्रेजेंट करती है कि एक चीज आई उसने कोई इंटरैक्ट नहीं किया और चली गई, कि x और t वाली x प्राइम t प्राइम। दूसरी चीज हमने कहा था कि एक थी कि अगर x और t था, वो आई x1 उसने किसी पोटेंशियल लिया x1 t1 से इंटरैक्ट किया, x और t से आई थी और आगे गई x प्राइम। मैं सिर्फ टाइम के लिए वरीड हूँ कि टाइम में फॉरवर्ड है, ये पिछला x के लिए मैं वरीड नहीं, ठीक है। सिमिलरली अगर 2 होंगी तो 2 दफा टकराएगी, मैं ये n के लिए बनाऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, आई ग्रेटर देन जे के लिए कौन लिखवाएगा, किसे पूछो आप बिल्कुल वेलस कंडक्शन पैन पे बैठेंगे वो ऑल दिया एक मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, d3xi डेल्टा i d3xj डेल्टा, जो क्लास में नहीं बोलते ना मैं उनसे बुलवाता हूँ जी प्लीज। पहले तो पहली वाली टर्म लिख पाए ना, पहले मैं पहली लिखने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। क्या करें, डेल्टा जे लिखिए, डेल्टा टी जे, टी आई है और ये बिल्कुल ठीक। चलिए पहली टर्म मैं लिखने में हेल्प करता हूँ, g0
प्राइम जे टी आई बड़ा है टी जे से, आई वाला बड़ा है जे से, जे बाद में आएगा, आई वाली टर्म पहले आएगी। देखिए ना, जो बड़ा होता था वो पहले आता था। तो बताएं क्या हो गया, एक्स आई टी आई, शाबाश, वी ऑफ एक्स आई टी आई जी जीरो, शाबाश, वेरी गुड, एक्स आई टी आई एक्स जे टी जे, शाबाश, वी ऑफ एक्स जे टी जे, शाबाश, फाइव ऑफ एक्स जे टी जे। सब अगर मैं एक और लिखना चाहूँ, अगर वक्त जाया करने को, कोई लिखवाएगा आप में से? अगर मैं लिखूं आई इज ग्रेटर देन जे इज ग्रेटर देन के, तो क्या होगा? ये हट जाएगा, इसकी जगह एक और ग्रीन फंक्शन आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा, जहां मैं रुकूंगा आखिरी साई लिख दूंगा फाई की बजाय, क्योंकि मुझे उसका नहीं पता होगा क्या है। ठीक है, तो कितना आसान काम है, प्लस आप टू सो ऑन, क्यों आना, ठीक है, आइडिया होगा कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा है तो दूसरा काम देखें। चलें जी, द करस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन बिकम व्हाट? देखें, फाइव मेरा दिया हुआ था ना, मैं ले लेता हूँ वापस, कहीं ना कहीं तो आखिर में एक्स की आ ही जाएगी। देखें ना, मैं कहीं ना कहीं चलते 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 एक्स जे को आगे लेके जाऊं, उससे आगे आखिर वाला तो एक्स की पे ले ही सकता हूँ, तो दोनों तरफ से फाइव उड़ा दूं तो ये रिलेशन ग्रीन्स फंक्शन में आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने अब एन स्टेप्स में इसको तोड़ा है। एन स्टेप्स की फिगर बनाना चाहूँ तो मैं अभी थोड़ी देर में बना के दिखाता हूँ आपको, ठहरे जरा। मैं सोचा तुम बैग में डाल के लेंगे थोड़ा। ये मुश्किल नहीं है चीज, सिर्फ थोड़ी सी मैं इससे पहले नहीं करना चाहता, फिर मैंने सोचा कर दूं, जिंदगी में एक दफा जरूर करनी चाहिए। अगर कोई प्लीज सवाल है, मुझे पता है पहली दफा शायद की चीजें ना क्लियर हो, मतलब कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। अच्छा, बिल्कुल, हर एक की स्पेस हर एक का नाम है। आगे क्या आएगा, ये सारा उसी तरह रहेगा। इसकी जगह क्या हो जाएगा, जी जीरो एक्स जे टी जे एक्स के टी के वी एट एक्स के टी के, उससे तगड़ा फाइव एक्स के जी, उससे आगे का चलना चाहे तो चलते रहिए, आपकी अपनी मर्जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आसान काम है। अच्छा जी, ग्रीन्स फंक्शन में क्या इक्वेशन हो जाएगी, सो द करस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन इज, ग्रीन्स फंक्शन का रिलेशन बदल देते हैं, इधर आ गया जी ऑफ एक्स प्राइम p प्राइम x and p, I'm so obsessed with x and p, is equal to राइट हैंड साइड पे पहला, तो इसको भी पता ना आपको, जी जीरो की फॉर्म, जी जीरो है जो फ्री पार्टिकल के लिए ग्रीन्स फंक्शन है, जी जो है वो फ्री ना हो फुल साई के लिए है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, कौन बताएगा? आई कैन राइट इट एज जी जीरो ऑफ एक्स प्राइम टी प्राइम एक्स एंड टी, तो इसको मैं लिख सकता हूं, ट्रस्ट मी, किसी एक्स प्राइम टी प्राइम पे मैं एक्स और टी के नॉलेज से लिख सकता हूं ग्रीन्स फंक्शन प्लस जी। सर वो कुछ देर पहले इससे जो बात कर रहे थे कि बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन परटर्बेशन कोई एग्जांपल है या नहीं है, तो आपने बोला था यहाँ पे कोई मतलब क्वांटिटी कोई पैरामीटर को नहीं हम इस्तेमाल कर, लेकिन मुझे याद है जब तूने फर्स्ट टाइम बॉन्ड अप्रॉक्सीमेशन पढ़ी थी उस टाइम यहाँ से मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छे से मुझे याद है किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हम क्या स्मॉल है, तो पोटेंशियल के बेसिकली हमने नहीं हम नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें ना, हम शुरू करें टाइम स्मॉल है जिसके लिए पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल पे कोई कंडीशन नहीं, अगर फिर भी अगर मैं लेट्स से पोटेंशियल अगर हम जब जहाँ पे जाके हमने इसको टर्मिनेट करते हैं, पहले उस टाइम मैं देखिए पोटेंशियल एक दफा आ रहा है,
यहाँ पे देखें तो पोटेंशियल का ऑर्डर क्या है, बेसिकली तो लाइक पोटेंशियल का ऑर्डर जो है जी, वो जी। बढ़ता जा रहा है। मैंने यही बात तो मैंने जब यही हम बात टर्मिनेट करेंगे बेसिकली तो हम पोटेंशियल की हायर ऑर्डर टर्म्स को निगेट, जी जी, हम एक ही बात कर रहे हैं। पैरामीटर तो है नहीं, मैंने कहा कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो इंटरेक्शन का पैरामीटर था, एक वो पैरामीटर है जो सिस्टम से बाहर से आपने लगाया था। बाहर उसी वही इसके वो चीज है ना, कोई चार्ज टाइप कपलिंग नहीं थी जिसको मैं स्मॉल कह रहा था। मैं नहीं कह रहा कि इलेक्ट्रॉन इस पोटेंशियल के साथ कितना कपल करता है। बॉन्ड दो तरीके हैं सॉल्व करने के। जब आप कैलकुलेट करते हैं परटर्बेशन थ्योरी, तो आपके पास जो इक्वेशन आती हैं वो यू कैन इजीली सॉल्व है। यहाँ जरा अभी मुझे फाइनल इक्वेशन लिखने दें, देखिएगा वो इक्वेशन बनेगी क्या। वो इक्वेशन बड़ी डिफरेंट सी बनेगी, वो बाउंड्री कंडीशन भी पता होंगी। इस बात से मैं पूरी तरह एग्री हूँ जो शुरू में भी मैंने की थी और आपने भी वही की कि डिपेंडिंग अपॉन द पोटेंशियल हम किस टर्म तक जाना चाहते हैं हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो रिजल्ट्स वही आएंगे जो बिल्कुल जैसे परटर्बेशन थ्योरी से आते हैं। उससे आज से पिछले लेक्चर में कहा था दो अप्रोचेज हैं करने की। वन इज द स्टैंडर्ड वन इज द स्टैंडर्ड क्वांटम फील्ड थ्योरेटिक अप्रोच, जिसमें आप फील्ड को क्वांटाइज करते हैं, उससे वैक्यूम से पार्टिकल पैदा करते हैं या पार्टिकल को क्रिएट एनिहिलेट करते हैं गिवन पार्टिकल्स को, और आप स्पेस मैट्रिक्स या ग्रीन फंक्शन लिखते हैं। एक तरीका जो ज्यादा इंट्यूटिव है वो ये इंटीग्रल इक्वेशंस वाला है। मैं आपसे पूरी तरह एग्री हूं कि कोई कपलिंग नहीं है जिसको मैंने स्मॉल लिया, बट पोटेंशियल की इस टर्म तक जाना है, मैंने कितने कितने ऑर्डर के पोटेंशियल्स कंसीडर करने हैं वो है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये कपलिंग कोई चीज नहीं है या पोटेंशियल की टर्म्स होगी, लेकिन हर दफा इंटीग्रल कॉम्प्लिकेटेड से होना चाहिए। ये जो ये कमाल किया था श्रिंगर, मैं भी आपको बता रहा हूँ पहले। अच्छा, इसकी जगह अगली टर्म क्या आएगी, कौन बताएगा? चलो आइए, तो मैं नहीं कर रहा हूँ आपकी बात से, दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कोई अल्फा टाइप चीज नहीं है सर, मैं ये कह रहा हूँ प्लस इंटीग्रल d3xi डेल्टा di into g of g0 x prime t prime xi ti into g v of g of xi di। और क्या आएगा? एक और ग्रीन्स फंक्शन फाइव को लिखना है एक्स की फॉर्म। हाँ, कॉमेज क्या कह रहे हो? जी शाबाश, g0 xi pi xn। पता क्यों आया ये? xi ti को आपने x और t की फॉर्म में लिखा ना, xi ti गिवन कि x और t में सोर्स बड़ा था उसकी वजह से xn ti प्लस summation upon I and j where I is greater than j क्या होगा? d3x ताकि डेल्टा t टाइम d3 x डेल्टा dj g0 x प्राइम t प्राइम x I t I we have x I t I g0 x I t I x j t j। आप क्या करूंगा मैं? v यहां तक तो सारी चीजें वही है। देखा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे एक्स जे लिखना पड़ रहा है, पर हमने नॉन रिलेटिविस्टिक का दामन नहीं छोड़ा। आप शुरू में कह रहे नॉन रिलेटिविस्टिक ना, क्या पता आप साल बाद पढ़े तो आप मुझे कहें देखो नॉन रिलेटिविस्टिक कहते कहते कोरिलेशन यूज कर दी। रिलेटिविस्टिक शुरू करने से पहले भी कई दफा क्लासिकल मैकेनिज्म भी होता है। हां, ये ऐसे इसको कहते हैं फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन रीडिफाइन। हमें कुछ मैं जुनेद को भी खुश करता इसकी मान साहब। ऐसे जुनेद की अब इसकी जगह क्या करूं सर? असल में चीज की अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा टाइम इसके पर लगा। हाँ, लेकिन पता क्या, जब आप लिखते हैं ना बार बार तो आपको पता चलता है कि T2 बड़ा है T1 से, T1 बड़ा है T से, इस तरह सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ। लेकिन करो रचार्ज से लिखना बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आगे क्या करना होगा ये कौन बताएगा? ये ग्रीन्स फंक्शन आ जाएगा, शाबाश, g0
एक्स जे वेरी गुड शाबाश एक्स जे बी जे एक्स एंड पी मुझे किसी ने नहीं रोका चल सकता हूँ जहां तक जाना चाहता हूँ कोई बात नहीं यहाँ पाई है फिर मैंने कहा नहीं नहीं यार यहाँ भी रुकना और आगे चलते हैं मैक्स के टी के तक चलो तो जाता ना तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अच्छा अब ना एक मैथमेटिशियंस बड़े समझदार लोग हैं उन्होंने ना एक चीज डिवाइस की हुई है ये कि ये जो आप वक्त का हिसाब रखते हैं इससे आप जान छुड़ा सकते हैं और वो इस तरह के एक ऐसा फंक्शन डिफाइन कर लें जो सिर्फ एक ही तरफ चले जिसे कहते हैं स्टेप फंक्शन आप सीढ़ी ऐसे करके चढ़ते हैं कभी ऐसे करके चढ़ सके जवाब क्या आता है या सीढ़ी जीरो या आप जीरो तो इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा स्टेप फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं जो इन वक्त का हिसाब रखता है वो मैं थोड़ी देर में डिफाइन करूंगा स्टेप फंक्शन का सबसे बड़ा फायदा ये स्टेप है ना या आपने किया या नहीं किया अच्छा पहले तो बात है इसको अगर आप पिक्चोरियली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें आपने क्या कहा आपने कहा कि अगर इधर मेरा x था इधर मेरा t था तो मैंने x और t से शुरू किया मैं पहले x1 t1 पे गया x2 मैं जानबूझ के x को इधर उधर बना रहा हूं लेकिन t को ऊपर बना रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ टाइम के साथ ऑर्डर कर रहा हूं फिर मैं इधर गया फिर मैं इधर गया करते करते यहां पर मैं कहीं x जी क्या कह रहे हैं n-1 तक गया इसके बाद मैं कहीं xn तक गया xn-1 tn-1 xn tn लेकिन अल्टीमेटली मुझे पहुंचना कहां पे था x प्राइम पर t प्राइम मैंने कितने अब ये डिपेंड करता है कितने छोटे स्टेप्स है इस छोटे स्टेप्स का भी मैं जरा हिसाब रखता हूं ध्यान नहीं जरा थोड़ी देर में लेकिन इससे पहले कि मैं आगे चलूं मैं कह रहा था कि ग्रीन्स फंक्शन को क्यों नाम इस तरह का एक नोटेशन लिखते हैं कि लेट्स डिफाइन g0 और इसके ऊपर एक प्लस साइन मैं बताता हूं g0 प्लस साइन का मतलब क्या है दिस इज इक्वल टू x प्राइम t प्राइम सो इट इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t पास्ट है x प्राइम t प्राइम हाल ही उसने जो किया सो दिस इज इक्वल टू 0 है जब t प्राइम लेस देन t है ऐसे इसका मतलब यह है कि इवेंट होने से पहले आप नहीं देख सकते कोई चीज अगर होगी तो आप देख सकते हैं मैं जिसका बोल रहा हूं तो आप सुन रहे यहां पे इसमें कुछ और क्या g0 x प्राइम t प्राइम x जान छोड़ी ना कोई जरूरत नहीं लिखने की p प्राइम ग्रेटर देन तो अगर एक प्लस साइन लगा दूं मैं तो मेरी जान बख्शी होगी सारी चीजें अच्छा अगर ये g0 के लिए होल्ड करता है तो ये किसी भी ग्रीन्स फंक्शन के लिए होल्ड करेगा लाजमी नहीं है कि सिर्फ ये चीज ग्राउंड स्टेट से जो चीजों को लिंक करता है जनरली किसी भी ग्रीन्स फंक्शन के लिए होल्ड करता है सो दिस इक्वल टू 0 अगर t प्राइम लेस देन t है और ये g ऑफ x प्राइम t प्राइम x इन t है अगर t प्राइम का वो इन्हीं को कहते हैं जो सिर्फ फ्यूचरिस्टिक होते हैं ऐसे ग्रीन्स फंक्शन को कहते हैं रिटार्डेड ग्रीन्स एक ही तरह के हैं है ना रिटार्डेशन का मतलब यही होता है ना these are known as retarded retarded propagator किसकी मैंने कहा कि ये सिर्फ एक ही सूरत में होल्ड करता है कि t प्राइम ग्रेटर देन t है रिटार्डिंग का मतलब ये पैदा कहीं हुआ है कोई चीज तो देखी आपने बाद जो स्लो हो रही है बच्चे रिटार्डेड है स्लो है ना आप जरा स्लो रहे देखने में कहीं और हो रहा था तो आप देख रहे दैट्स व्हाई इट्स नॉट रिटार्डेड इंटेंशन ठीक है ना ये इसको कहते हैं रिटार्डेशन रिटार्डेड बच्चों को मतलब होता है थोड़े से जिनके रिफ्लेक्सेस स्लो तो ये जरा रिफ्लेक्सेस स्लो वाले कहीं हुए और आपने देखा इवेंट हो चुका था आपने देखा है पहले कहीं हो चुका है जो आप देख रहे हैं आपको अब पता चला है ये एक मतलब है इसका यू आर रिटार्डेड engage in this green function अच्छा
सवाल ये पैदा होता है कि मैं डेल्टा टी को सर ये जी नॉट जी ये ऊपर की पार्टिकल वाला ये नीचे वाला ये जी तो कोई भी हो सकता है जो साई के लिए है, जी जीरो वो था जो फाई के लिए। फ्री पार्टिकल के लिए जी के साथ जीरो लिखते हैं और जो फ्री जनरली हम जी के साथ जीरो। अच्छा चलो एक आखिरी बात मुझे कर लेने दीजिए इसमें कि इफ अगर मैं ये स्टेप्स बहुत बढ़ा दूं, इफ n goes to infinity then delta t goes to dt। तो क्या बन गया ये? अब मैं जुलेट की मांगूंगा, अब मैं लिख लूंगा कि जी ठीक है, ऊपर मैं प्लस साइन अब लिखने लगा जी प्लस, अब मैं टाइम भी लिखूंगा एक्स प्राइम एक्स। अब ये मेरा एक्स प्राइम जो है ना, ये नो माय एक्स डिफाइंस माय एक्स बाय डेफिनेशन इज x and p and my x prime by definition is x prime and p। अब मैं टाइम इरादा नहीं डालूंगा इसे, तो क्या आएगा g प्लस ऑफ x प्राइम x इज इक्वल टू g0 प्लस ऑफ x प्राइम। थोड़ी देर मुझे दिमाग मेरा लेगा वापस वो रोटेशनल चीज प्लस। अब आप देखिए क्या मजे की बात होगी, DGI हो गया तो क्या बन गया। अब मुझे कोई मसला नहीं है, मैं 3 डायमेंशन से 4 डायमेंशन में चला जाऊंगा, है प्लस d4xi g0 x प्राइम xi via xi into g0 plus of xi और x। ठीक है ना? अगली टर्म में लिखता हूं, अगली टर्म में इससे क्या होगी, प्लस इंटीग्रल d4xi d4xj g0 पर लिखिए, ये बता दो x प्राइम xi via xi g0 के ऊपर प्लस लिखना है ताकि ये भूल फिक्र ही ना रहे हो। xi xj via xj, ठीक है, और क्या आएगा जी, और g0 प्लस xj थोड़ा सा आप चलना चाहे जहां तक लिखते रहिए अभी हमने, तो बेहतर था मैं x की बजाय लिख लेता, xj की क्या लिख लेता, अब 1 2 ताकि मुझे आसानी हो जाए। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ताहा ने की थी, मैं जानबूझ के पूरी तरह जवाब नहीं देना चाह रहा था उसका खुल के, क्योंकि अब मैं जवाब देता तो ठीक था। हमें कहीं ना कहीं इंश्योर करना होगा कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। अब साइंस बनाएगी कि इंटरैक्शन हर अगले लेवल पे सप्रेस होती है, ये वरना ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। अब वो बिल्कुल पर्टर्बेशन वाली सेंस अब बनी है, इसलिए वहां पर मैं अधूरा आर्ग्यूमेंट आपके सामने छोड़ दी जा रहा। अब आप सेंस बनेगी कि अगली टर्म लिखिए उससे भी अगर ये सीरीज कन्वर्ज करे, और हम अस्यूम करेंगे, मैं लफ्ज लिखने लगा हूं अब, वैसे लिटरली ये ज्यादा इंट्यूटिव पिक्चर नहीं है, हर दफा झटके दें और लिखते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ी वो क्वांटिटी तरीके से थोड़े काम करें। जब वो कर रहा हूं तो जब क्वांटिटी तरीके बना रहा हूं तो वो ज्यादा अच्छी। So if we assume that the theory is if we assume that the series is converging, तो क्या होगा, इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं। आप में से कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं?
G plus x prime and x is equal to G0 of x prime, x is to put plus integral d4 x1 सिर्फ 1 आप देता हूँ y की जगह 1 के लिए d4 x1 g0 plus x prime x1 साथ में क्या आएगा v x1 आप आगे के बाद वापस लिख दो g प्लस g0 ना लिखो क्योंकि हर g प्लस में g0 हर g प्लस को आप g0 की फॉर्म में लिखते थे ना ये तो मैंने आपको बताया भी इस g प्लस की आप जगह आप क्या लिखेंगे g प्राइम प्लस x प्राइम है सॉरी x1 है x अब आप देखिए आप लिखना चाहिए g प्लस x1 ऑफ x क्या है g0 प्लस x1 x प्लस d4 x2 एक पोटेंशियल बीटा और अप टू सो ऑन एंड सो समझ आ रही है आपको तो ये ऐसा इटरेशन नहीं होती थी जिसमें हर चीज फिर घूम फिर के आ जाती थी इसलिए तो कहते हैं ना इटरेटिव सॉल्यूशन है और दिस इज एन इंटीग्रल इक्वेशन मैंने जो शुरू यहां से किया था वो कहीं भी गलत नहीं किया था बाउंड्री कंडीशन मुझे ना दे मैं सॉल्व नहीं कर सकता अच्छा अब आते हैं जो लोग क्यूसीडी करते हैं तो उसमें जब मैथ फंक्शन निकालते हैं ना क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में क्यूसीडी पे अगर आप जीरो मैथ पार्टिकल से शुरू करें ना क्वार्क से फिर भी आप क्वार्क का मैथ जनरेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दीज इंटरैक्शंस वहां पर ये इंटरैक्शंस की बजाय ग्लूऑन इंटरैक्शन हो जाती है ग्लूऑन इंटरैक्शन का पोटेंशियल आ जाता है 1-to-1 एक्सचेंज है तो जीरो मैथ से भी शुरू करें फिर भी आप मैथ जनरेट कर सकते हैं फोटॉन क्यूसीडी नहीं आता हाँ अगर आप सॉरी प्रोटॉन का अगर अप डाउन चार्म को ऐड अप डाउन को मैथ ऐड करके देखें ना अच्छा तो इससे भी पीछे चलते हैं अप डाउन को जो हिग्स मैथ देता है ना वो तो तकरीबन ना होने के बराबर दे हैव 99% मैथ फ्रॉम QCD फ्रॉम दिस पोटेंशियल नॉट फ्रॉम द हिग्स कपलिंग कपलिंग वाली की वहां इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाली इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि इटरेटिव इक्वेशंस वहां लोग सॉल्व करते हैं और वी कैन डू इट So this is known as recently मैंने भी ये काम शुरू किया इसके से एक्सपर्ट है प्रोफेसर अकरम है जो लाहौर में प्रोफेसर का quite recently I have started Irnan ने भी कहा था मैं करने के लिए collaborator है उनका and I finished this work ये आसान सा था वो भी अच्छी चीज है अपना हाँ प्रोफेसर तो कोई शक नहीं so this is known as पहले दफा चाहिए उनसे सुना है ये जो भी बात कर रहे थे पहले दफा उनसे सुना हाँ और आज आपने देख भी लिया है करके जो मर्जी पोटेंशियल निकालें दिस इज नॉट मैं आपसे कह रहा था कि बात अगर बहुत सारे लम्हे बहुत नाम मुश्किल लगते हैं लेकिन अगर हम उन्हें करना शुरू करें ना तो उसके बिहाइंड फिजिक्स बड़ी आसान होती है लेकिन कितनी आसान क्यूसीडी का पोटेंशियल डालने आ जाएगा मसला है पता है क्या है क्यूईडी में क्यों मैथ जनरेट नहीं होता क्योंकि क्यूईडी के पोटेंशियल में चार्ज होना जरूरी है ना बिलियन गेज की जरूरत है चार्ज होना जरूरी है कपलिंग के लिए क्यूईडी के अंदर नहीं जब कपलिंग के लिए इंटरेक्शन टर्म में चार्ज हो तो क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स में इंटरेक्शन टर्म में कपलिंग कांस्टेंट नहीं होती जीरो नॉन एग्रीगेट गेज के लिए सेल्फ इंटरेक्शंस भी ग्लूऑन्स की होती है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता वहां सेल्फ इंटरेक्शन फोटॉन की नहीं होती इसलिए फोटॉन को जीरो मैच देते हैं तो ये जीरो ही रहता है लेकिन ग्लूऑन्स की सेल्फ इंटरेक्शन की वजह से भी चीजें मैच की हैं बिकॉज़ दैट इज नॉन एग्रीगेट जब वो स्ट्रॉन्ग जो वैसे मैं पढ़ा था कि जो मैस्टर्स पार्ट जो मैस्टर्स फोर्स कैरियर्स होते हैं उनकी बेसिकली प्रॉपर्टी होती है कि उनका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 1/r मतलब साथ वेरी करता है हाँ लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन मैंने देखा कि ग्लूऑन ऑल्दो मैस्टर्स है लेकिन स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन का पोटेंशियल तो वैसे हाँ, उसकी रीजन ये है कि वो फोर्स की स्ट्रेंथ शॉर्ट रेंज है उसमें एक लॉन्ग रेंज टर्म है एक शॉर्ट रेंज टर्म है आप उसका एसिम्प्टोटिक बिहेवियर और कन्फाइनमेंट दोनों का एसिम्प्टोटिक बिहेवियर तो 1/r से शायद लेट्स से हो जाएगा लेकिन कन्फाइनमेंट के लिए आपको AR की टर्म पालन पड़ेगी गवर्नमेंट तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ शॉर्ट रेंज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लेकिन मैथ डिटरमिन नहीं करता कि आपका पोटेंशियल फॉर्म है मतलब कहीं पे मैं पढ़ा था कि लाइक उसके ग्रेविटी भी वो भी इसकी भी रेंज इनफिनिट है हाँ, वो भी 1/r है तो इन दोनों का बेसिकली मैथ प्लस पार्टिकल
हाँ वो उसका भी 1/8 ये है आप उसके क्योंकि लॉन्ग रेंज फोर्स है। जो इवन फाइनमैन की जो ग्रेविटेशनल फिजिक्स बुक है उसमें भी वो जब वो ग्रेविटी की थ्योरी एज फील्ड थ्योरी फाउंडेशन बिल्ड करने की कोशिश करता है तो वो ये रीजनिंग यूज करता है कि आपका ग्रेविटी की लॉन्ग रेंज डायरेक्शन है तो इसका कैरियर जो है वो मैसलेस होना चाहिए 1/8 टाइप होना चाहिए बस पोटेंशियल जब जब 1/8 वो आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट के थ्रू से भी आप कहा सकते हो उसको, क्योंकि वो डिलोकलाइज होते हैं पूरी स्पेस में। बिल्कुल आई एग्री, लेकिन मैं मुश्किल चीज़ को जानता नहीं चाहता, मैं बिल्कुल आसान टर्म में बात करता हूँ कि अगर 1/8 टाइप पोटेंशियल है तो फोटॉन और ग्रेविटॉन में कोई फर्क नहीं। सिर्फ एक टेढ़ी मेढ़ी स्पेस देखकर दूसरा मिनट और देख लेते नहीं, स्पीड में फर्क है। हाँ स्पेन का फर्क है तो इंटरेक्शन है ना अदरवाइज। अच्छा दिस इज नोन एज, मैं अभी उसका नाम लिखने लगा मैं, ये आपको सब कुछ बता देगा। दिस इज नोन एज this is known as a Lippmann-Schwinger equal. Lippmann and German, Schwinger was also. Yeah. And Sir Julian Schwinger. यस हिसाब था हिसाब था इसको सलाम साहब इशारे कहते हैं, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा मजे की बात है, इसकी किताब है जिसका नाम है एक नहीं चार रोटी क्वाली में चार रोटी में, सोर्स थ्योरी के नाम से। उसने पैरेलल में इन्हीं सेंस पे चलते हुए पूरी की पूरी फील्ड थ्योरी नहीं डेवलप की, सोर्स थ्योरी डेवलप की। उसमें जो रीनॉर्मलाइजेशन है थोड़ी नेचुरली हो जाती है, लेकिन वो अप्रोच लोग यूज नहीं करते। लेकिन ये वो लोगों का काम है। देखिए हमने आज सारे लोग जिन्होंने क्यूईडी के लिए कुछ ना कुछ किया था, जिनके बारे में कहा जाता है, सारों का तज़किरा कर दिया है। डिराक का भी कर दिया, श्विंगर का भी कर दिया, फाइनमैन स्टुकरबर्ग का भी कर दिया, और मोर और लेस ऐसा ही काम टोमनागा ने भी किया था, थोड़े आगे चल के आए। तो एक किताब है बड़ी मशहूर जिसका नाम है क्यूईडी एंड द मैन हु मेड इट, श्विंगर, फाइनमैन एंड टोमनागा। डायसन भी है, हाँ डायसन का मैंने सॉरी डायसन भाईजान माइना कर दी, डायसन साहब से मैं पूरी जिक्र करूंगा एस्मेटिक्स। डायसन साहब ने कमाल करके रखे। एक सीरीज अगर आपका नेट पे टाइम हो ना यूट्यूब पे थोड़े थोड़े 10-10 15-15 मिनट के, शायद 5-10-15 मिनट के क्लिप है फ्रीडमैन डायसन के अबाउट डिफरेंट साइंटिस्ट, वेब स्टोरीज कमाल की। एक तो ब्रिटिश एक्सेंट है, मजा आ जाता है उसकी वो सारी कमेंट्री सुनने का। साइंटिस्ट के बारे में वो चीजें जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में उनकी पर्सनैलिटी तक जुड़ी हुई है, नाम के अलावा बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है वो। बहुत मैं तो मुझे इसलिए पता है इतनी बड़ी है कि मैं पूरे जहाज में देखता रहा बैठ, तो खत्म नहीं। बहुत नजदीक वो इतना मुझे हाथ बातें वाली बहुत मजे की लगी वो, इसलिए आपको टाइम मिले ना जरूर सुनिएगा, बड़ा बड़ा मजा आता है वो। मुख्तलिफ साइंटिस्ट की बायोग्राफीज इन 10-15 मिनट्स। मैं वो अपने फादर की बहुत मेहनत सुनता रहता था। उस वक्त ये यूट्यूब पे रील्स नहीं हुआ हाँ। अच्छा यार पता नहीं मैं तो मेरे को जान नहीं। अरे आपने पहली तरफ पे टर्मिनेट किया था कन्वर्टिंग फेज है, अरे आगे एक वापस जी लिख दिया था, जी जीरो लिख दिया, आखिर में जी लेते हैं ना। जी वो है जो उससे अगली टर्म्स की इंफॉर्मेशन है। तो हर इटरेशन में यही होता है ना कहीं ले जाके आप छोड़ देते हैं और आखिर में वही लिख देते हैं जो शुरू में था, m इज इक्वल टू m प्लस के साथ, सारे हिसाबों के ऊपर प्लस है। अगर मैंने नहीं भी लिखा तो प्लस लिखा।